बजट में खेती किसानी के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद। खेती के बजट प्रस्तावों में मिल सकती है 30% ज्यादा रकम। कम बारिश के बावजूद गेहूं का उत्पादन बढ़ने का अनुमान। इस साल करीब 9.5 करोड़ टन गेहूं की पैदावार। चीनी का उत्पादन 3.5% से ज्यादा बढ़ा। देश की 472 चीनी मिलों ने करीब 2.25 लाख टन चीनी तैयार की। और राजस्थान के छोटे से इलाके में बज्जू की मंडी से मिली किसानों को उपज की सुरक्षा और बेहतर कीमत। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के सुदूर इलाके में एक मंडी ने किसानों को किस तरह की सुरक्षा दे दी है। ये भी कि किसान फसल बीमा के मामले में अभी कितना पीछे छूटे हुए हैं। एनसीडीएक्स पाठशाला में इस बार बताएंगे जैविक खाद बनाने की विधि। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। कम बारिश के बाद भी इस साल ज्यादा गेहूं उत्पादन की उम्मीद और वाणिज्य मंत्रालय ने अफ्रीका को खेती के उत्पादों के ज्यादा निर्यात की योजना तैयार की है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। इस साल के बजट में खेती के लिए अच्छी खबर है। खेती का बजट 30% बढ़ सकता है। खेती के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। इससे सरकार को अपनी फसल बीमा योजना जैसी किसान हित की योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण भारत का विकास तेजी से हो सकेगा। कम बारिश के बावजूद गेहूं का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। 2015-16 में गेहूं का उत्पादन करीब 8.5% बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल उत्पादन 9 करोड़ 38 लाख टन से ज्यादा होगा।
केंद्र सरकार ने 2016-17 के लिए गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय कर लिया है। 2016-17 रबी मार्केटिंग सीजन में कुल 3 करोड़ टन गेहूं खरीदने का फैसला किया गया है। ये लक्ष्य दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में तय किया गया। 2015-16 रबी मार्केटिंग सीजन में करीब 2 करोड़ 81 लाख टन गेहूं खरीदा जा सका था। किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाने की सख्त जरूरत है। सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं और चावल उगाने वाले किसानों में से सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करा रखा है। महाराष्ट्र सरकार इस साल आम निर्यात में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देना चाहती। इसके लिए महाराष्ट्र कृषि विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी मिलकर आमों की गुणवत्ता का खास ख्याल रखेंगे। पिछले साल यूरोपीय देशों ने गुणवत्ता को लेकर भारतीय आम पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंद्रह फरवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है। अभी तक चीनी का उत्पादन 3.5% से ज्यादा बढ़ा है। देश की 472 चीनी मिलों ने 1 करोड़ 73 लाख टन से ज्यादा चीनी तैयार की है। खाद का इस्तेमाल किसानों ने ज्यादा किया है। इसका असर खाद के आयात पर साफ दिख रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में देश में 11% ज्यादा खाद आयात की गई है। इस दौरान 81 लाख टन से ज्यादा खाद आयात की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के बासमती चावल उगाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। उच्च न्यायालय ने सरकारी संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एक्सपोर्ट अथॉरिटी को कहा है कि वो इन किसानों पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण न कराने के लिए जुर्माना न लगाएं। भारत दक्षिण अफ्रीका को ज्यादा निर्यात करेगा। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने योजना तैयार की है। खेती के उत्पाद और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का निर्यात बढ़ाया जाएगा। मिस्र ने दोबारा कनाडा का गेहूं वापस कर दिया है। करीब 8,000 टन गेहूं गुणवत्ता में कमी की वजह से वापस किया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय के बाद मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल ईरान ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी लाने पर दूसरे देशों का साथ देने का भरोसा दिया है। अब रूस और सऊदी अरब के साथ ईरान भी कच्चे तेल के उत्पादन में कमी लाने पर सहमत हो गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। इससे कच्चे तेल के भाव फिलहाल करीब 8% तक बढ़े हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजस्थान की एक मंडी की कहानी जिसने 100 किलोमीटर के दायरे के किसानों का जीवन बदल दिया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। आज हम राजस्थान की एक मंडी की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जो राजस्थान के सुदूर इलाके में है और इस मंडी के आने से किसानों को अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी है। उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 किलोमीटर के आसपास के किसानों को उपज की सुरक्षा भी मिल गई है। बज्जू मंडी से मंडी.com संवाददाता भुवन भास्कर की ये रिपोर्ट। अपनी उपज के लिए एक बाजार ढूंढ पाना लगभग पूरे देश में ही किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि कैसे एक मार्केट प्लेस या मंडी के आ जाने भर से उस पूरे इलाके की खेती किसानी और खेती पर आधारित उद्योगों के हालात बदल सकते हैं। बीकानेर से जैसलमेर जाते हुए पाकिस्तान की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहां सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक केवल झाड़ियां और बंजर जमीन दिखती है,
वहाँ किसी मंडी का होना इलाके के किसानों के लिए रेगिस्तान के बीच किसी हरियाली से कम नहीं। बज्जू की मंडी भी इस इलाके में कुछ यही किरदार निभा रही है। लेकिन केवल 2 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। मंडी के अभाव में किसान 15,000 की जनसंख्या वाले छोटे से बज्जू शहर के बाजारों में यहाँ वहाँ गल्ला व्यापारियों के यहाँ धक्के खाने को मजबूर थे। लेकिन मंडी के आने के 2 साल के भीतर ही हालात बदल गए हैं। मैं सभी तो ठीक है, वो मंडी का ने बढ़िया सभी था कि 2 रुपया भाव में ही मने गया ने काश्तकार बजानी जुई आगे जमीन बता दी ठीक है, पर ग्वाल्टे का भाव बड़ा मंदा घना मारे चाले ठीक है। पहला नो ठीक, पहला गलिया में नाकदार कुतार ले जानता हेटा ठोक जानता हम हुई बेचता है। बहुत फायदा हो गया हमारा। पहले तो उधर जाऊं तो डंडा खा जाऊं तो गाय खा जाऊं थी, अब तो बहुत सुविधा है। रेट जहाँ 2 दिन हुआ तो कोई दिक्कत का नहीं, बहुत फायदा मिल रही है। जब किसानों के अनाज को बर्बादी से सुरक्षा मिल रही है तो जाहिर है कि उसे होने वाली आमदनी भी बढ़ रही है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि बज्जू अपने अगल बगल के करीब 100 किलोमीटर तक के खेतों की फसल का सबसे अहम ठिकाना बन गया है। बीकानेर और जैसलमेर के मूंगफली और ग्वार किसान अब सीधे यहाँ आते हैं। मंडी बनने का सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ा है और इसने उनके रहने सहने का तरीका भी बेहतर किया है। ये पहले क्या है, तो कुछ नहीं है। पहले तो बड़ा परेशान है बूढ़ा लोग है ना, वे बाहर से बीकानेर से जैसलमेर से कितने दूर दूर दाना लाया करता था और यहाँ पैदा नहीं होती थी। धन पशु माल रखते थे और बड़ा परेशान है। खारा पानी यहाँ पीने, मीठा पानी भी नहीं है। नहर आने से लोग मौजा मौज हो गई, बहुत बढ़िया हो गया और मंडियाँ बढ़ गई। अब हमारे गेट बंद हो जाए, माल पड़िया रहे 5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी पैदा हो रही है। किसान बहुत पनप रहा है, सबके चढ़ने गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिलें हो गई। पहले तो कोई परेशानी बहुत ही कुछ ही नहीं था, भाई कुछ ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि किसानों को केवल फसलों की बर्बादी रुकने का फायदा हो रहा है। मंडी के आने के बाद यहाँ बाहर से भी व्यापारी आने लगे हैं, जिससे खरीदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इससे बोलियों की संख्या बढ़ी है और किसानों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी भाव मिलने लगे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है और मंडी में फसलों की आवक भी बढ़ गई है। व्यापारियों की संख्या यहाँ दुगनी से तिगनी हो गई है। मतलब जो व्यापारी पहले 25-30 काम करते थे वो अब 70-80 काम कर रहे हैं। और कंपटीशन में लोग किसानों को भाव मिलने के लिए कंपटीशन बढ़ा है, व्यापारी ज़्यादा बढ़ने के कारण से इससे किसानों को भाव मिल रहा है और मंडी में सुविधाएं भी किसानों को मिल रही है। जो पेड़ बने हैं उन पे शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था के लिए हम मंडी से अनुग्रह कर रहे हैं कि भाई आप हमें शेड बनवा के दीजिए ताकि किसानों का माल है वो खराब नहीं हो बरसात के अंदर। यहाँ से लोग बाहर से आए हैं व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए। कुछ व्यापारी मतलब उनको कमीशन पे खरीद के दे रहे हैं, तो उससे किसानों के भाव में बढ़ोतरी हुई है। अराइवल पहले से ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 30% और बढ़ गया। पहले 100 आ रहा था, अभी 130 आ रहा है। मंडी की इन कोशिशों से बज्जू के आसपास के किसान अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहते हैं। हालांकि मंडी में एक शेड है, लेकिन आवक की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ आने वाली फसल का एक बड़ा हिस्सा खुले में रखा जाता है। जानवरों और गिरहकटों से फसल भले ही सुरक्षित हो गई हो, बारिश के मौसम में उसके भीगने का खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ और शेड बनवाने पर काम चल रहा है। लेकिन साल के 9 महीने कुल मिलाकर किसान मंडी में अपने माल को लेकर निश्चिंत रहते हैं। मंडी बनने से किसानों का जो ये माल है क्षेत्र में लाते हैं, पहले मंडी नहीं तो वहाँ जगह जगह घेरते हुए माल बहुत खराब होता। बोली लगने में भी प्रॉब्लम होती कि हर जगह बोली लगती नहीं, वो अपने मन मर्जी। अब मंडी लगने से एक तो आम व्यापारी यहाँ आ जाता है और वो बोली लगाते हैं, बोली लगाने में भाव भी अच्छे मिलते हैं। किसान को भी संतुष्टि हो जाती है कि यहाँ माल का भाव यही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत है कि यहाँ मंडी की 4 दीवारी है, पेड़े, यहाँ माल वेस्टेज नहीं होता है, कोई इधर उधर भी नहीं कर सकता है। वहाँ पहले बाड़ों के अंदर कोई कहीं बैठा था, कोई करना, तो वो माल भी इधर चोरी हो जाता था। अभी यहाँ बिल्कुल सुरक्षा है, एकदम संतुष्ट है। चाहे बोली 10 दिन नहीं आए तो भी माल सुरक्षित है।
और इस सुरक्षित वातावरण में बेहतर भाव मिलने के कारण किसानों ने बीजान का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया है। पहले जहां इलाके के किसान केवल खेत के आधे तक में बुआई करते थे, वहीं अब इसका हिस्सा बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया है। पहले हमारा व्यापार सब बाहर होता था, मंडी से बाहर, जहाँ व्यापारी कम आते थे। अब हम चारों मंडी के अंदर आ गए हैं, उसमें व्यापार भी अच्छा बढ़ा है। दूसरे में जैसलमेर जिले तक हमारे व्यापारी यहाँ आते हैं और व्यापार होता रहता है बराबर। पहले माल कम आता था, पहले 50% ही बीजान होता था, अब 75% बीजान होता है। फिर साथ में बारिश होने से फसल भी अच्छी होती है और माल भी अच्छा आता है, उससे व्यापार भी अच्छा बनता है। बज्जू की मंडी में दूर दूर से आए इन किसानों के चेहरे की खुशी और संतोष मंडी की सफलता की कहानी कह रहे हैं। साथ ही ये कृषि क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए भी एक संदेश है कि मंडियों को एक मजबूत तंत्र का हिस्सा बनाकर किसानों के लिए न केवल एक संगठित बाजार तैयार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें बेहतर कीमत दिलाने की दिशा में भी मंडियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। बज्जू की इस मंडी के 50-60 किलोमीटर के दायरे में खेती के नाम पर कुछ इक्का दुक्का फसलों को छोड़कर और कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन मूंगफली की बोरियों से इस समय ठसाठस भरी इस मंडी को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि किसानों के लिए इस केंद्र की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है। राजस्थान के बज्जू से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हम जानेंगे कि जैविक खाद कैसे बनाई जा सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। इस समय किसानों को बार बार जैविक खेती और जैविक खाद के बारे में सुनने को मिलता है। इसीलिए हम पहुंच गए नासिक के एक आश्रम में और वहां जैविक खाद विशेषज्ञ से हमने जैविक खाद बनाने की पद्धति समझी। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम भारत में पारंपरिक कृषि पद्धति में जो कुछ भी जैविक खाद बनाई जाती है उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले है कि गाय के गोमूत्र और गोबर से जो कुछ बहुत सारे खाद बनाए जाते हैं, उनमें से चंद निविष्टाओं की आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम गाय का गोबर का स्लरी यूज़ करेंगे। ये स्लरी गाय का जो ताज़ा गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ढेर सारे प्रमाण से होता है। इसका हमें अपना खेती के लिए उपयोग करना है। उसके लिए 200 लीटर पानी में 50 किलो गाय का गोबर है, एक दिन या 12 घंटे के लिए आपको भिगो के रखना है। उसमें से गाय के गोबर में जो मीथेन गैस होती है वो निकल जाती है 12 घंटे के बाद में, और जो स्लरी है वो स्लरी में से जो नाइट्रोजन है वो अपना फसल को, पौधों को बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। शुरुआती के फसल में शुरुआती के लिए जो कुछ भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो सब ये स्लरी से पूरी की जा सकती है। उसके बाद में जीवामृत घोल एक और चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादातर किसान ऑर्गेनिक खेती में या जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये जीवामृत खाद बनाने के लिए 20 किलो गाय का गोबर, ताज़ा गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 1 किलो गुड़ और आधा किलो चने का आटा, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ये सब चीज़ें मिलाकर 200 लीटर पानी में आपको 7 दिन के लिए फर्मेंटेशन रखना है और दिन में 2 बार इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। ये घुमाने के बाद में 7 दिन के बाद अपना जीवामृत घोल तैयार हो जाता है। ये जीवामृत घोल आप स्प्रेइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके वाटर इरिगेशन में 200 लीटर 1 एकड़ के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद में है कंपोस्ट खाद है। ये कंपोस्ट खाद में अपने खेत में जो कुछ भी पेड़ के पत्ते होते हैं या सब डीकम्पोस्टिंग होने वाला जो कुछ भी मैटर में घर में अपनी हरी सब्जियां होती है, सब्जियों के जो छोटे छोटे बचते हैं वो भी हम कंपोस्ट खाद में यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपको पेड़ के नीचे या फिर जहाँ कहाँ भी सनलाइट कम हो वो जगह पर आप कंपोस्ट खाद बनाने चाहिए। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इतना सब मटेरियल लगता है। इससे आप ये सब डिकम्पोस्टिंग करके आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में घन जीवामृत एक सोल्यूशन है। ये घन जीवामृत जहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं कर सकते, जीवामृत यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बनाना है। घन जीवामृत बनाने के लिए हमें
100 किलो गाय का सूखा हुआ गोबर चाहिए। वो 100 किलो गोबर के ऊपर हमें 20 लीटर जो जीवामृत पहले हमने जैसे देखा, वो 20 लीटर जीवामृत उसके ऊपर डालना है और वो सब इकट्ठा घोल के उसको ढक के रखना है। 72 घंटों के बाद में ये सब जो जीवामृत के में जो बैक्टीरिया है वो सब सुप्तावस्था में जाकर घन जीवामृत में सेट हो जाते हैं। वो हम अपने खेत के लिए 400 किलो घन जीवामृत हमें ड्राई तरीके से हम सॉलिड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक और तरीका है, जिस किसानों के पास गाय का गोबर या गोमूत्र नहीं है वो किसान ये फार्मूला अपना सकते हैं। आप देखते हैं भारत के प्राकृतिक वर्षावनों में जो कुछ भी मिट्टी होती है वो मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और सशक्त मिट्टी होती है। वो उसका जब हम नेचर का साइकिल देखें, जो कुछ भी पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं वो वही ज़मीन में डिकम्पोस्टिंग होता है और डिकम्पोस्टिंग होने के बाद में उसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने खेत में जो कुछ भी एक दल धान है, द्विदल धान है, वो सब इकट्ठा करके, जैसे कि ताग हो, ढेंचा हो, तिल हो, ज्वारी है, बाजरी है, ये सब इकट्ठा करके अपने खेत में बोना है उसे। और बोने के बाद में 1.5 महीना या फिर फ्लावरिंग का स्टेज जब आता है, जो उस पौधों को फूल आ जाएंगे, उसके बाद में उसको सीधा ज़मीन में गाड़ देना है। ज़मीन में गाड़ने के बाद वो कुछ भी फसल में जो कुछ भी रस है, तीखा रस हो, हरा रस हो, खट्टा रस हो, मीठा रस हो, जो छड़ रस आयुर्वेद में बताए, वो सब ज़मीन में मिलते हैं और ज़मीन में मिलने के बाद अपनी ज़मीन उपजाऊ होती है और ज़मीन सशक्त हो जाती है। इसमें साल भर का अपना खाद का काम ये एरोग्रीन खाद से कंप्लीट हो जाता है। हमारी ये भी कोशिश होती है कि दर्शकों को हम खेती किसानी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। आज जानकारी जायफल के बारे में। Monday.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।